नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी ओर बड़े से खंडहर में काफी सारे लोग खड़े थे। उन सब ने अजीब कपड़े पहने थे। वहां पर एक अधेड़ उम्र का आदमी भी बैठा हुआ था। वह सामने पड़ी हुई डेड बॉडी को देख रहा था। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, भवानी शेरगिल की थी। उसे रास्ते से ही चुरा लिया गया था और जिसने उसे चुराया था वह उसके सामने बैठा था। एक आदमी डरते डरते बोला, अगर आप कहे तो हम मैडम को अंतिम विदाई दे दे। ये सुनकर वह आदमी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये सब कुछ किसने किया और किसके इशारे पर हुआ? मुझे सारी जानकारी चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इन सब की वजह से मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो गई, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं इन सब कोई भी आसानी से जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर वह आदमी हकलाते हुए बोला, जी मालिक, जैसा आप कहेंगे ऐसा हो जाएगा। अभी हमें मैडम की बॉडी के साथ क्या करना है? तो वह आदमी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इसे प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि सारी जायदाद इसी के नाम पर है। अगर यह न्यूज़ बाहर फैल गई तो मेरे हाथ में जो कुछ भी है वह सब कुछ निकल जाएगा। पहले सबकी मेरे नाम करने का कोई तरीका खोजो और फिर इसे जला देना। तभी एक आदमी आगे आया और डरते हुए बोला, मालिक, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप की जायदाद पर बच्चों का हक होता है। अगर आप मैडम के बच्चों का इस्तेमाल करें तो जायदाद हासिल करना आसान होगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो गया और ऑर्डर देते हुए बोला, उसे फेंक दो। अब हमें उसकी बॉडी की जरूरत नहीं है। अब तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यह आदमी कोई और नहीं, भवानी शेरगिल का असली बाप है। यह आदमी इतना घटिया है कि अपनी बेटी की डेड बॉडी के सामने भी उसे बस प्रॉपर्टी और अपना बदला नजर आ रहा है। यहाँ तक इसने तो उसे फेंकने के ऑर्डर दे दिए। उसके आदमी भी अपने मालिक की क्रूरता को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि यह आदमी किसी का सगा नहीं है, इसलिए वह डर के मारे जैसा उसने कहा वैसा कर दिया। दूसरी ओर आतंकवादी हमले की सारी चीजों से निपटने के बाद हर्षवर्धन और अनाया के लिए आज सुकून भरा दिन था। वह दोनों ही अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे। हर्षवर्धन अपनी बिजनेस की कोई फाइल देख रहा था, वहीं अनाया पिछले कुछ वक्त से बिजी व्यस्त हो रही थी। वो अलग अलग एक्टिविटी को देख रही थी जिसमें कई सारी चीज थी, जैसे कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट। दूसरे कुछ लोग उसी पर नजर रखे बैठे थे। उन लोगों ने इंडिया में एंट्री कर ली थी और वह बहुत तेजी से डॉक्टर ऐना को खोज रहे थे, इसलिए वो उन सब लोगों की लिस्ट देखते हुए काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए अनाया को एक झटके में खींचकर अपने गोद में बिठाकर बोला, बीवी कहाँ खोए हुए हो? हर्षवर्धन की हरकत से अनाया शर्माते हुए उसके कंधे पर मुक्का मारकर बोली, हब्बी, तुम काफी शैतान हो रहे हो। ऐसे कौन करता है? तुम मुझे बोल भी सकते थे। ये सुनकर हर्षवर्धन उसके होठों पर किस करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं बीवी, तुम्हें चौंका हुआ देखना मेरे लिए बहुत रेयर बात है। अब बताओ क्या सोच रही थी? तो अनाया उसे देखते हुए बोली, कुछ खास नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पलटकर नहीं कर रही हूँ, तो उनको लगता है मैं सीकर करना भूल गई हूँ। ये सुन हर्षवर्धन शैतान की तरह मुस्कुराते हुए बोला, बीवी, लगता है उन लोगों की जीने की इच्छा खत्म हो रही है जो मेरी बीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ये सुन अनाया हंस पड़ी। सच में उसका पति कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। वो उसके होठों पर किस करते हुए बोली, तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हब्बी। वैसे भी यह मामूली सी चींटियां तुम्हारी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकती। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, ये बात मुझे पता है बीवी, लेकिन भवानी शेरगिल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है अभी भी हमें इस बारे में नहीं पता। और वैसे तुम्हें इतना सब उस औरत के अतीत के बारे में कैसे पता? अनाया गंभीर आवाज में बोली, मुझे यह कुछ भवानी से पता नहीं चला। असली मास्टरमाइंड कौन है और मैंने जो वहां कहा वह सब कुछ मुझे भवानी के खास आदमी भैरव की यादों से पता चला था। भैरव भवानी शेरगिल के बारे में बहुत कुछ जानता था, जितना तो शायद भवानी खुद भी अपने बारे में नहीं जानती थी। हालांकि जो भी आदमी इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है वो बहुत अच्छी तरह से छुपा हुआ है। वह कभी किसी के सामने नहीं आया, उसने खुद को काफी अच्छी तरीके से छुपाया है और जिसने भी उसे देखा हर कोई उसे मालिक कहता है, कोई उसका असली नाम नहीं जानता। इसलिए उसके पहचान के बारे में तो मुझे भी अब तक कुछ पता नहीं चला। मैं भी अब तक बस कुछ इन्फॉर्मेशन ही निकाल पाई हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बीवी चिंता मत करो, मैंने अपने लोगों को पता करने को कहा है
कुछ ना कुछ तो पता जरूर चल जाएगा। अनाया निराश आवाज में बोली, शायद कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह आदमी अपनी पहचान बदलकर यह सब कुछ कर रहा है। मुझे लगता है अभी दुनिया में उसकी पहचान कुछ अलग होगी, और वह ये गलत काम करने के लिए कुछ और पहचान का इस्तेमाल करता होगा। सिर्फ यही एक तरीका है कि हम उसे खोज नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन भी गंभीर हो गया, क्योंकि ऐसा है तो सच में ये कठिन बात है, क्योंकि एक ही आदमी की दो अलग अलग पहचान। एक आदमी अपनी एक पहचान को छुपाने के लिए दूसरी पहचान पर अपनी जिंदगी गुजार सकता है, और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तभी कुछ सोचते हुए अनाया बोली, वैसे दादी माँ का फोन आया था, वह मुझे मिलने के लिए बुला रही है। क्या कुछ हुआ है? ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी बेसब्र हो रही है मुझसे मिलने के लिए। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर हो गया, क्योंकि सच में पिछले कुछ महीनों से काफी गड़बड़ी चल रही थी। रावत इंडस्ट्री में दुश्मनों ने कुछ ज्यादा ही अपने पैर फैला लिए थे। कई सारे शेयर होल्डर विद्रोह करने पर उतर आए थे, और इन सब के पीछे उसके सौतेले चाचा का हाथ था। इस बार वह कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इस बारे में हर्षवर्धन की दादी को भी पता चला था, इसीलिए वह अनाया को घर बुला रही थी। हर्षवर्धन भी अपनी दादी को काफी वक्त से नहीं मिला था, इसलिए वह भी इस बात के लिए एग्री करता था। वह अनाया की ओर देखकर बोला, ठीक है, हम वहां चलेंगे। इतना बोलकर वह उसे किस कर लेता है, और अनाया भी उसका पूरा साथ देती है। अब उन दोनों के बीच वह झिझक नहीं रही थी। हालांकि अनाया अभी भी कभी कभार हर्षवर्धन से शर्मा जाती थी, और उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हर्षवर्धन कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो जाता था। अनाया भले ही अंदर से काफी मैच्योर थी, क्योंकि यह उसका दूसरा जन्म था, लेकिन उसकी उम्र हर्षवर्धन से तकरीबन 9 साल छोटी थी, और यह फर्क हर्षवर्धन और अनाया की हरकत में नजर आता था। अनाया जब किसी तरह का मामला सुलझाना हो तो काफी मैच्योर हो जाती थी, वहीं दूसरी और हर्षवर्धन के सामने वह बिल्कुल बच्ची और टीनेजर रहती थी, और खास करके उनके प्यारे पलों के बीच वह काफी बार शर्मा जाती थी। लेकिन हर्षवर्धन में ऐसा नहीं था, वह ऊपर से ही इतना दबंग था जैसा वह अंदर से था। वह हमेशा ही अनाया पर हावी हो जाता था। हालांकि वह उससे प्यार भी बहुत करता था, लेकिन उसके प्यार में कभी कभार सख्ती भी होती थी, और अनाया को वो ऐसे ही पसंद था। 2 जन्मों के बाद उसे यह प्यार नसीब हुआ था, और उसके हिसाब से हर्षवर्धन उसके लिए परफेक्ट था, बिल्कुल उसे जैसा चाहिए था वैसा। जिंदल विला में दूसरी ओर जिंदल विला में सारा शेरगिल धीमे धीमे करके अपनी प्लानिंग की ओर आगे बढ़ रही थी। अब उसके पास सिर्फ जिंदल परिवार का ही सहारा था, इसीलिए वह अपना खाली वक्त हमेशा ही अरुणा जिंदल के साथ बताती थी। वह उसे अच्छे अच्छे बातें करती थी, और खुद को दुनिया की सबसे मासूम लड़की दिखाती थी, जैसे उससे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई ना हो। और वह हमेशा ही इनडायरेक्ट अनाया को नीचा दिखाती थी, क्योंकि अनाया पिछले काफी वक्त से जिंदल विला नहीं आई थी, ना ही उसने जिंदल परिवार में किसी के साथ कांटेक्ट किया था, और वह सबके सामने यही साबित करती थी कि अनाया एक अच्छी नातिन नहीं है। उसे जिंदल परिवार का बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वह बस एक बिगड़ल आवारा लड़की है, और उसकी जगह पर सारा बहुत सुलझी हुई लड़की है, जो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती है और जिंदल परिवार की बिल्कुल काबिल है। वह हर बार ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करती थी। धीमे धीमे करके अरुणा जिंदल भी उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव करने लगी थी, यहाँ तक कि आरती जिंदल भी उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी। लेकिन वहां पर सिर्फ साक्षी जिंदल ऐसी थी जिसे सारा की यह सारी साजिश समझ आ रही थी। वह समझ चुकी थी कि सारा जितनी दिखती है इतनी मासूम तो नहीं है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने भोले कैसे हो सकते हैं। उसकी सास और उसकी जेठानी सारा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ कैसे सकते हैं। अब भला इसे कौन बताए कि हर कोई उसकी तरह कोर्ट का जज नहीं होता। वैसे भी सारा की माँ ने इतना सब कुछ जिंदल परिवार के साथ किया था, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी शांति से सारा से बात करते हैं। हर को बेवकूफ़ था इस परिवार में। दूसरी ओर सारा भी बिल्कुल धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगी थी, यहाँ तक कि उसने रिक्वेस्ट करके जिंदल विला में ही एक गेस्ट रूम ले लिया था। अब वह सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहती थी, अब वह जिंदल विला में ही रहती थी। क्या जिंदल परिवार माफ करेगा सारा को? और क्या होगा जब जे जिंदल ब्रदर्स को सारा के बारे में पता चलेगा? और क्या आगे चलकर सारा चलेगी कोई नई चाल? हर्षवर्धन की दादी के घर। आज हर्षवर्धन की दादी के घर पर काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज हर्षवर्धन और अनाया रावत परिवार में जाने वाले थे। हालांकि लास्ट मिनट पर हर्षवर्धन को कंपनी का कुछ काम आ गया,
इसीलिए वह कंपनी चला गया और अनाया अकेले ही मीनल देवी से मिलने के लिए उनके मेंशन चली गई। अनाया के दिल में मिलन देवी के लिए ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट तो नहीं थी, क्योंकि वह अब तक मिलन देवी को इतना तो जान चुकी थी कि वह सबसे ज़्यादा अपने परिवार को महत्व देती है, खास करके रावत परिवार के नाम को। उनके लिए रावत इंडस्ट्रीज और रावत परिवार ही सब कुछ है। इसी वजह से तो उन्होंने अपने पति को दिए हुए धोखे को भुला दिया और उन्हीं के नाजायज़ बेटे को अब तक अपने साथ रख कर बैठी है। चाहे वह उसे बिल्कुल भी पसंद ना करती हो, लेकिन रावत परिवार की प्रतिष्ठा और अपने पति को दिए हुए वचन की वजह से वह उसे आज भी झेल रही थी। और अगर कभी ऐसा मौका आया कि उन्हें हर्षवर्धन और रावत परिवार में से किसी एक को चुनना होगा, तो वह हमेशा ही हर्षवर्धन की जगह पर अपने परिवार को सिलेक्ट करेगी। और उनका यही बिहेवियर अनाया को पसंद नहीं था। हालांकि वह इस बात को भी झुकना नहीं सकती थी कि हर्षवर्धन को सबसे ज़्यादा वही प्यार करती थी, यहाँ तक कि हर्षवर्धन के सबसे बुरे वक्त में वही उसके साथ खड़ी हुई थी और उसने हर्षवर्धन को संभाला था। और उसके पति के दिल में भी उसकी दादी की एक खास रिस्पेक्ट थी और वह उनसे काफ़ी अटैच था। इसलिए वह अपनी साथ एक खास पेंटिंग लेकर आई थी जो उसने खुद ही बनाई थी और उसे पर उसने पेंटर नाबी की सिग्नेचर भी की थी। वैसे भी वह दुनिया में जानी मानी पेंटर थी और पिछले वक्त से जो सब कुछ हो रहा था उसे पेंटिंग करने का वक्त ही नहीं मिला था। और पिछली रात हर्षवर्धन के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने के बाद उसका मूड बहुत अच्छा था और उसके साथ बहुत अच्छे इंस्पिरेशन मिली थी। इसी वजह से उसने एक ही साथ 2 पेंटिंग की थी। उसने सोचा कि उसमें से एक जीवंत प्रिंटिंग थी जिसकी थीम जिंदगी की जीवन के शुरुआत से अंत तक जिंदगी एक बगीचे की तरह है, इस तरह की थी। वह पेंटिंग अनाया ने बनाई थी और इस पर काफ़ी जीवित दृश्य उकेरे हुए थे। उसने सोचा कि यह पेंटिंग हर्षवर्धन की दादी को देने के लिए बिल्कुल ठीक है, तो वह उसे अपने साथ लेकर गई है। वह जैसे ही विला पहुंची, वहां का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। ये बहुत बड़ा विला था, जिंदल विला से भी बड़ा। उसे हर्षवर्धन की दादी ने खुद अपने सामने बनाया था। 100 एकड़ में फैला हुआ यह विला किसी भी इंसान को राजसी आभा का अनुभव देता था। यहाँ पर एक सबसे खास और बड़ा विला था। उसके आसपास कुछ छोटे विलास भी देव और दूर कुछ छोटी बिल्डिंग भी थी जो सर्वेंट के लिए थी। विला में बहुत बढ़िया गार्डन के साथ साथ बहुत कीमती और एंटीक चीज सजाई हुई थी। जैसे जैसे अनाया अंदर जा रही थी वैसे वैसे परिवार की भव्यता नजर आ रही थी कि राउत मैंशन कितना भाव है। जैसे ही वह अंदर पहुंची, विला का बटलर उसे लेने आया। वह उसे तुरंत ही एक प्राइवेट सिटिंग एरिया में ले गया। वहां पर हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी पहले ही बैठी हुई थी। उनके हाथ में एंटीक चाय थी जिसमें से वह चाय का मजा ले रही थी। इस वक्त वह उस उम्र से गुजर रही थी जहां पर बुजुर्ग अपने राजश्री शौक को पूरे करते हैं और हर्षवर्धन की दादी भी कुछ अलग नहीं थी। उनके भी कई शौक थे, जैसे एंटीक चीजें, बहुत उम्दा किस्म की चाय। सबसे ज्यादा उन्हें पेंटिंग पसंद थी और उसी तरह से उन्हें लजीज खाने का शौक था। इसीलिए वह इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी। जैसे ही बटलर ने अंदर कदम रखा, वह ग्रिट करते हुए बोला, बड़ी मालकिन छोटी मैडम आ चुकी है। ये सुनकर मीनल देवी तुरंत पीछे मुड़ती है और मुस्कुराते हुए देखती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह थोड़ी निराश आवाज में बोली, हर्षवर्धन कहाँ है? तुम दोनों साथ आने वाले थे? तो अनाया उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़कर खाली आवाज में बोली, माफ कीजिएगा दादी माँ, हर्षवर्धन मेरे साथ ही आने वाले थे, लेकिन उन्हें कोई मीटिंग आ गई, इसलिए वह नहीं आ पाए। आपको तो पता है, पिछले कुछ वक्त से कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, तो वह काम को अनदेखा नहीं कर सकते। ये सुनकर मिलन देवी भी गहरी सांस लेकर बोली, ये भी सच है। ठीक है, आओ बैठो। इतना बोलकर वह उसे सामने की ओर इशारा करती है। इस बार अनाया ने महसूस किया था कि हर्षवर्धन की दादी थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी। वह पहली बार जितनी खुशी और एक्साइटमेंट में उससे मिली थी, इस बार उसे बिल्कुल उलट था। हालांकि वह काफी बार मिली थी, लेकिन पिछली बार उनकी आवाज में एक अपनापन था, एक खुशी की लहर थी, जैसे अनाया उनके लिए खास हो। लेकिन अब वह चीज बदल चुकी थी। हर्षवर्धन की दादी बटलर को कुछ स्नैक्स लाने को कहती है और उसे वहां से भेज देती है। अनाया अभी गौर से उन्हें देख रही थी और एक चाय की प्याली हाथ में लेकर चाय पीने लगी। वह बस हर्षवर्धन की दादी के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी कि वह असल में कहना क्या चाहती है और कर क्या रही है, क्योंकि अनाया दुनिया की सबसे बेस्ट मेंटालिस्ट थी।
वह लोगों की बिहेवियर को पढ़ना जानती थी। वह तो लोगों के दिमाग में घुस जाती थी। तो फिर ये तो एक उम्रदराज औरत थी, उसे पढ़ना कोई मुश्किल नहीं था। वह समझ गई थी कि वह उनसे कुछ बात करना चाहती थी। काफी देर सन्नाटा रहा, फिर भी वह कुछ नहीं बोली। तो अनाया गहरी आवाज में बोली, दादी माँ, आप मुझे कुछ कहना चाहती है? तो हर्षवर्धन की दादी बाहर दूर तक फैले हुए खूबसूरत बगीचे को देखते हुए बोली, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर अनाया बोली, जी कहिए दादी माँ, क्या बात करनी है? तो हर्षवर्धन की दादी गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है जो मैं कहने जा रही हूँ वह सही नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन के लिए यही सही है और तुम्हारी भी भलाई इसी में है। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, लेकिन फिर भी वह कुछ बोलती नहीं। तभी हर्षवर्धन की दादी आगे बोली, तुम्हें पता है कि पिछले कुछ वक्त से कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है और हर्षवर्धन के सौतेले चाचा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे शेयर होल्डर भी हर्षवर्धन के खिलाफ हो गए हैं और प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि पिछले कुछ वक्त से तो कंपनी के शेयरों में भी गिरावट आई है। मुझे पता है, तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली कि दादी माँ, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन आप कहना क्या चाहती है? तो हर्षवर्धन की दादी गहरी सांस लेकर अपनी गंभीर आवाज में बोली, मुझे पता है कि तुम मशहूर पेंटर ना भी हो। पेंटर की दुनिया में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है और तुम एक महान हस्ती हो, लेकिन तुम्हारी यह पहचान हर्षवर्धन की मदद नहीं कर सकती। तुम समझ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अनाया अभी उनकी बात कुछ न कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह उनके मुंह से बुलवाना चाहती थी, इसलिए वह गंभीर आवाज में बोली, दादी माँ, कहना क्या चाहती है? साफ साफ बताए। तो हर्षवर्धन की दादी गंभीर आवाज में बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम हर्षवर्धन को डिवोर्स दे दो और उसकी जिंदगी से चली जाओ। उसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। तुम जो चाहे वह मुझसे मांग सकती हो, बस हर्षवर्धन को छोड़ दो। तुम उसकी बिजनेस में नहीं मदद कर सकती हो, ना ही रावत फैमिली की मदद कर सकती हो। उससे अच्छा है कि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ और उसकी जिंदगी पर से कुछ बोझ कम कर दो। क्या मीनल देवी हर्षवर्धन और अनाया को कर देगी अलग? और अब कौन आएगा इनकी जिंदगी में इन्हें दूर करने? और क्या कहेगी अनाया ये सुनकर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।